हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि शानदार दीप ज्योति के साथ आप खुशियों का त्यौहार, रोशनी और उल्लास का त्यौहार दीपावली मनाए होंगे और असत्य पर सत्य की जीत, बुराई पर अच्छाई की जीत और अधर्म पर धर्म की जीत के इस पर्व को दीपों की माला के साथ, जगमगाहट के साथ मनाए होंगे। और जिस तरह हम दीपावली में दिए जला के अपने घर में रोशनी करते हैं, प्यार बांटते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, सद्भाव बांटते हैं, मित्रता बांटते हैं, ठीक उसी तरह जीवन में हर दिन एक ज्ञान रूपी ज्योति का जगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक उसी ज्योति जगाने के लिए मैं आज इस लाइव एमसीक्यू सेक्शन में आया हूँ। और आज मैंने कोशिश की थी कि लाइव यूट्यूब सेशन पे जाएं, लेकिन डाटा नेटवर्क ख़राब होने की वजह से कुछ व्यवधान आया, जिसकी वजह से मैं ये रिकॉर्डेड वीडियो आप लोगों को दे रहा हूँ। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज कुछ बात करते हैं लाइव एमसीक्यूज़ जिसके मैं तैयारी किया था, उसमें आने वाले एग्ज़ाम में जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं, किस तरह से सवाल आ रहे हैं, उस पर चर्चा किए थे। तो ये रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से आप इसमें जान पाएंगे। और जब ऐसे चर्चा करते हैं तो आपको चीज़ें जो हैं याद रखने लायक हो जाती हैं, आपको याद हो जाती हैं। तो आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे ऐसे प्रश्नों की जो आने वाले एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट हैं और इस तरह के सवाल आ रहे हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। एज पर रूल 114B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, पैन कार्ड शुड बी टेकन फॉर ओपनिंग फॉर द अकाउंट, बट इफ पैन कार्ड इज नॉट अवेलेबल देन विच फॉर्म शुड बी टेकन फॉर द सेम। पूछा गया है सवाल, आयकर अधिनियम के तहत जो नियम है 114B के अनुसार खाता खोलने के लिए पैन कार्ड अनिवार्य होता है, लेकिन यदि पैन नंबर उपलब्ध नहीं है तो इसके लिए कौन सा फॉर्म लिया जाना चाहिए। और इसके ऑप्शन है फॉर्म 60 इन केस ऑफ जनरल, फॉर्म 61 इन केस ऑफ एग्रीकल्चर, बोथ A and B एंड ओनली डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर देखिए, खाता खोलने के लिए पैन कार्ड ज़रूरी है, लेकिन अगर पैन कार्ड नहीं है हितग्राही के पास, कस्टमर के पास, तो देखा जाता है कि वो जो कस्टमर बैंक में आए हैं वो कौन से व्यवसाय से संबंधित हैं। अगर एग्रीकल्चर व्यवसाय से संबंधित हैं तो हम उसमें फॉर्म 61 की डिमांड करते हैं। फॉर्म 61 भर के वो खाता खोल सकते हैं। लेकिन अगर एग्रीकल्चर के अलावा इनकम है तो उनको फॉर्म 60 भर के उसमें खाता खोलने के लिए उनको अनुमति दी जाती है। तो यहाँ पर दोनों ही सही हैं, इसलिए इसका सही उत्तर होगा सी, बोथ A and B। तो इसका सही उत्तर होगा सी, बोथ A और B, दोनों मतलब सही होंगे। चलिए अब बात करते हैं सवाल नंबर 2। आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। सवाल नंबर 2 के अनुसार, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट एज नो योर कस्टमर फॉर अकाउंट ओपनिंग। निम्नलिखित में से कौन सा जो दस्तावेज है वो वैधानिक नहीं है, आधिकारिक वैध दस्तावेज नहीं है खाता खोलने के लिए। अपने ग्राहक को पहचानिए इस जो नियमों के अनुसार। तो जो खाता खोलने के लिए 3 दस्तावेजों की ज़रूरत होती है। एक तो होता है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस और फोटोग्राफ भी ताजे। तो इनमें से पूछा गया है जो प्रूफ ऑफ एड्रेस और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए जो ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट हैं, तो वैधानिक के आधिकारिक तौर से जो दस्तावेज हैं इनमें से कौन नहीं है। पैन कार्ड, वोटर आईडी, आधार कार्ड, राशन कार्ड। तो खाता खोलने के लिए जो यहाँ पर पूछा गया है कौन है ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा राशन कार्ड। राशन कार्ड वैधानिक डॉक्यूमेंट नहीं है। यहाँ पर पैन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, जो वोटर आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस और मनरेगा कार्ड, ये ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट हैं और राशन कार्ड को इस श्रेणी में शामिल नहीं किया गया। तो इसका उत्तर होगा राशन कार्ड। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 3 आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। इन स्मॉल बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, प्रूफ ऑफ आईडी एंड एड्रेस शुड बी सबमिटेड टू द बैंक विद इन हाउ मेनी मंथ्स। छोटे बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट जो खाते हैं उनमें आईडी और जो एड्रेस का जो प्रूफ है वो कितने महीनों के भीतर जमा करना चाहिए। और आपके ऑप्शन है 3 मंथ्स, 6 मंथ, 12 मंथ्स, 24 मंथ्स। जी हाँ, यहाँ पूछा गया है कि बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट के जो स्मॉल कैटेगरी के खाते हैं जिनमें अगर KYC नहीं भी है, नो फ्रिल जिसको बोलते हैं, कि बिना KYC के प्रूफ ऑफ आईडी भी नहीं है, प्रूफ ऑफ एड्रेस भी नहीं है, फिर भी उनको खाते खोले जाते हैं। लेकिन ऐसे खाते जब खोले जाते हैं तो इनमें इनको प्रूफ ऑफ एड्रेस और प्रूफ ऑफ आईडी के जो सर्टिफिकेट हैं उनका जो प्रूफ है वो कितने महीनों के अंदर देना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है 12 मंथ्स, 12 महीनों के भीतर जो है उनको जमा करने हैं।
लेकिन अगर 12 महीनों के भीतर ये प्रूफ दे दे कि उन्होंने ये डॉक्यूमेंट जो हैं अप्लाई किया हुआ है कहीं पर जनरेट करने के लिए, तो ये 12 महीना और बढ़ा दिए जाते हैं। और स्मॉल बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट्स के लिए कुछ लिमिटेशंस होते हैं, तो वो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, जैसे 50,000 से ज़्यादा बैलेंस नहीं हो सकते, 1 लाख से ज़्यादा जमा नहीं हो सकता है, 10,000 से ज़्यादा महीने में निकाल नहीं सकते हैं। तो ये कुछ ट्रांजेक्शन होते हैं। फॉरेन क्रेडिट जमा नहीं होगा, ये क्योंकि इनमें KYC डॉक्यूमेंट जो हैं जमा नहीं होते हैं, इसलिए इनमें कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं। तो यहाँ पर अगर सीधा सवाल पूछा गया है कि स्मॉल बेसिक सेविंग बैंक खातों में ID और एड्रेस प्रूफ कितने महीनों के अंदर जमा करना है, तो 12 महीने। अगर वो प्रूफ दे देते हैं कि उन्होंने अप्लाई किया है तो 12 महीने और बढ़ाए जा सकते हैं। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। STR रिपोर्ट शुड बी सबमिटेड टू फाइनेंशियल इंक्लूजन विद इन हाउ मेनी डेज। जो STR रिपोर्ट होता है, सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, वो कितने दिनों के अंदर जो है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को प्रस्तुत किए जाने चाहिए। और आपके ऑप्शन हैं 3 days फ्रॉम कन्फर्मेशन ऑफ सस्पिशियन, 7 days फ्रॉम द कन्फर्मेशन ऑफ सस्पिशियन, 14 days फ्रॉम द कन्फर्मेशन ऑफ सस्पिशियन, 30 days फ्रॉम द कन्फर्मेशन ऑफ सस्पिशियन। तो यहाँ पर सस्पिशियस ट्रांजेक्शन पूछा गया, ऐसी कोई लेन देन है जिसमें कोई सस्पेक्शन है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का या टेररिज्म को सपोर्ट करने का, या जो RBI के नियमों के अनुसार बेनामी खातों के रूप में सस्पिशियन है, तो उसकी जो सस्पिशियन ट्रांजेक्शन रिपोर्ट है वो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को रिपोर्ट की जानी है, और वो है 7 days फ्रॉम द कन्फर्मेशन ऑफ सस्पिशियन। तो इसका सही उत्तर होगा B, 7 days फ्रॉम द कन्फर्मेशन ऑफ सस्पिशियन। उसकी पुष्टि होने के 7 दिनों के अंदर जो है रिपोर्ट करनी होगी। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। डॉक्यूमेंट्स फॉर अकाउंट ओपनिंग शुड बी प्रिजर्व फॉर हाउ मेनी ईयर्स फ्रॉम द क्लोज ऑफ द अकाउंट। खाता खोलने के लिए जो दस्तावेज जमा किए जाते हैं, अगर खाता बंद हो गया फिर भी कितने वर्षों तक संरक्षित किया जाना चाहिए। 2 year, 3 years, 5 year, नन ऑफ दीज। तो KYC गाइडलाइन के अनुसार अगर खाता बंद हो गया तो भी वो दस्तावेज जो हैं वो कितने साल तक बंद होना चाहिए, और इसका सही उत्तर है ये 5 सालों तक उसमें जो है प्रिजर्व रखे जाने चाहिए। ठीक उसी तरह अगर ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को रिपोर्ट हुई है तो उस रिपोर्टिंग डेट से 5 साल तक उसको जो है प्रिजर्व रखा जाना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा 5 years। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। मार्जिनल फार्मर, सीमांत किसान किसे कहते हैं। मार्जिनल फार्मर की परिभाषा पूछी गई, ऐसे कौन से किसान हैं जो मार्जिनल फार्मर हैं, और आपके ऑप्शन हैं लैंड होल्डिंग टू 1 acre, लैंड होल्डिंग अप टू 2 acre, लैंड होल्डिंग अप टू 1 hectare, लैंड होल्डिंग अप टू 2 hectare। यहाँ पर पूछा गया सीमांत किसान। देखिए मार्जिनल फार्मर और स्मॉल फार्मर दो ऐसे फार्मर हैं जहाँ पर गवर्नमेंट की प्राथमिकता होती है, इनके विकास के लिए बहुत सारे जो है सुधारात्मक कार्य किए जाते हैं और इनको जो है प्राथमिकता दी जाती है। तो यहाँ पूछा गया मार्जिनल फार्मर का मतलब क्या है, ऐसे कौन से किसान हैं जिनके पास जिनको मार्जिनल फार्मर कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऐसे किसान जिनके पास लैंड होल्डिंग जो है 1 hectare तक है तो उनको बोलते हैं मार्जिनल फार्मर, और ऐसे किसान जिनके पास 1 hectare से ज़्यादा और 2 hectare तक की ज़मीन है तो उनको बोलते हैं स्मॉल फार्मर, लघु किसान बोलते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। व्हाट इज़ द ओवरड्राफ्ट लिमिट फैसिलिटी प्रोवाइडेड अंडर प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना मेरा खाता भाग्य विधाता के तहत जो ओवरड्राफ्ट सीमा दी जाती है वो अधिकतम सीमा क्या है। जब भी प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खाते खोले जाते हैं और उनमें सेटिस्फैक्ट्री ट्रांजैक्शन है तो ऐसे खातों में एक फैसिलिटी दी जाती है जिसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट सीमा, और इसके ऑप्शन हैं 1000, 5000, 10,000, 15,000। तो ये सही उत्तर होगा इसका, ये होगा 10,000 इसका सही उत्तर होगा। तो मैक्सिमम जो ओवरड्राफ्ट की सीमा जो है 10,000 दी जा सकती है। एक और सीमा भी है जिसके बारे में वैसे कम ही सवाल पूछा जाता है लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2000 जो है हसल फ्री देना है। हसल फ्री देना है मतलब वो ज़रूरत के हिसाब से अगर कोई मांगने आए तो उसको दे देना है, और 10,000 जो है सेटिस्फैक्ट्री ट्रांजैक्शन देखते हुए उनको जो है आप ओवरड्राफ्ट सीमा दी जा सकती है। तो यहाँ पर पूछा गया है मैक्सिमम ओवरड्राफ्ट सीमा, तो यहाँ इसका उत्तर होगा 10,000। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 8 आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। व्हाट इज़ प्रियॉरिटी सेक्टर फॉर RRBs। RRB के लिए प्रियॉरिटी सेक्टर क्या है। प्रियॉरिटी सेक्टर जो है टारगेट RRB के लिए पूछा गया है, और प्रियॉरिटी सेक्टर टारगेट में तब्दीली की गई है 4 सितंबर 2020 को।
आरआरबी के प्रायोरिटी सेक्टर के डेफिनेशन में बदलाव किया गया है। पहले आरआरबी के जो प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट थे वो टोटल एडवांस के रूप में होते थे, लेकिन अब जो है एएनबीसी और सीओबी पर आधारित कर दिया गया है। तो यहाँ पर पूछा गया है ग्रामीण बैंक के टारगेट के बारे में। तो प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट है 75% ऑफ एएनबीसी और सीओबी व्हिच एवर इज हायर। तो प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट जो है अगर पूछा गया तो ग्रामीण बैंक के, तो उसमें आप उसका सही उत्तर लगाएंगे 75% ऑफ एएनबीसी और सीओबी व्हिच एवर इज हायर। पहले ये टोटल एडवांसेस पर था तो अब उसको भूल जाइए। अब एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट और क्रेडिट इक्विवेलेंट टू ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर व्हिच एवर इज हायर से कोरिलेट करिएगा और 70% टारगेट इसका टोटल प्रायोरिटी सेक्टर का दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं। सवाल नंबर 9 आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है, व्हाट इज टारगेट फॉर माइक्रो इंटरप्राइजेज अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में जो है माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए जो है टारगेट कितना दिया गया है ये पूछा गया है। और प्रायोरिटी सेक्टर में माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए जो टारगेट है ऑप्शन आपके दिए और ऑप्शन इस प्रकार हैं, 5% ऑफ टोटल एडवांसेस, 7.5% ऑफ एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट सीओबी व्हिच एवर इज हायर, 8% ऑफ टोटल एडवांसेस, 10% ऑफ टोटल एडवांसेस। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा जो माइक्रो जो इंटरप्राइजेस हैं उनके लिए टारगेट है 7.5% ऑफ एएनबीसी और सीओबी व्हिच एवर इज हायर, इसका सही उत्तर है। ये पहले भी 7.50% था और अभी भी 7.50%, इसमें किसी प्रकार की तब्दीली नहीं की गई है। चलिए बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10 आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम लोन टू कॉर्पोरेट फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। प्राथमिकता जो प्राप्त क्षेत्र हैं उनमें ऋण के तहत कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए कॉर्पोरेट को अधिकतम ऋण कितना है। तो देखिए यहाँ पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड पूछा गया है। एग्रीकल्चर में 3 कैटेगरी के लोन होते हैं, फर्म एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर और एंसिलरी सर्विसेज। तो यहाँ पर फर्म एग्रीकल्चर में जो डायरेक्ट किसानों को, इंडिविजुअल किसानों को लोन दिया जाता है तो उनकी कोई लिमिट नहीं होती है, अलग अलग कैटेगरी के हैं। वेयर हाउस में जो गुड्स होते हैं उनके अगेंस्ट 50 लाख होता है, लेकिन अदर में जो है नीड बेस होता है। लेकिन यहाँ जो अगर कॉर्पोरेट को अगर एग्रीकल्चर डायरेक्ट के लिए लोन दिया जाए, एलाइड एक्टिव के लिए दिया जाए, तो वहाँ पर एक लिमिट है और वो लिमिट है वो है 2 करोड़। जी हाँ, वो लिमिट है 2 करोड़। 2 करोड़ तक के लोन अगर डायरेक्ट खेती करने के लिए कॉर्पोरेट को, पार्टनरशिप फर्म्स को इनको दिया जाता है एलाइड एक्टिविटी के लिए, तो इनकी अधिकतम सीमा है 2 करोड़। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 11 आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप किसे कहते हैं, लघु अवधि वाले फसल किसे कहते हैं, पूछा गया है। आपके ऑप्शन है क्रॉप सीजन अप टू 6 मंथ, क्रॉप सीजन अप टू 12 मंथ्स, क्रॉप सीजन मोर देन 12 मंथ्स, क्रॉप सीजन मोर देन 24 मंथ्स। अब इसमें पूछा गया है कि शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप कौन से हैं। तो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स ऐसे क्रॉप्स होते हैं जिनमें क्रॉप सीजन जो होता है 12 महीनों में आ जाता है, जिनमें फसल जो है 12 महीनों के अंदर आ जाती है उनको बोलते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप, और जिनमें फसल जो है 12 महीने के बाद आती हैं उसको लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप बोलते हैं। तो यहाँ पर उत्तर होगा क्रॉप सीजन अप टू 12 मंथ्स। चलिए बढ़ते हैं। सवाल नंबर 12 आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है, हॉर्टिकल्चर इज रिलेटेड टू व्हिच। बोला है कि बागवानी जो है किससे संबंधित है, और हॉर्टिकल्चर का जो रिलेशन है और उसके ऑप्शन दिया है फ्रूट प्रोडक्शन, वेजिटेबल प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन, मशरूम प्रोडक्शन। तो यहाँ पर हॉर्टिकल्चर का जो सीधा संबंध होता है, हॉर्टिकल्चर जिसके नाम से जाना जाता है उसको बोलते हैं फ्रूट प्रोडक्शन। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा फ्रूट प्रोडक्शन। हॉर्टिकल्चर जो है फ्रूट प्रोडक्शन से है, तो इसका सही उत्तर होगा फ्रूट प्रोडक्शन। जी हाँ, अब बात करते हैं। सवाल नंबर 13 आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है, बैंक फाइनेंस इज अवेलेबल टू सेल्फ हेल्प ग्रुप आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स। देखिए कितने महीनों के बाद एक सेल्फ हेल्प ग्रुप को बैंक से फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध होती है, पूछा गया है। आफ्टर 3 मंथ्स फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ एसएचजी, आफ्टर 6 मंथ फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ एसएचजी, आफ्टर 12 मंथ फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ एसएचजी, नन। जब भी एसएचजी का निर्माण होता है तो एसएचजी को जो बनाया जाता है सेविंग हैबिट डेवलप करने के लिए, म्यूचुअल कोऑपरेशन के लिए, फिर उसके बाद जब एक एसएचजी ग्रुप बनाया जाता है तो 3 महीने बाद उनमें रिवॉल्विंग फंड दिया जाता है, और उस ग्रुप में पंचसूत्र का पालन होता है तो रिवॉल्विंग फंड 3 महीने बाद दिया जाता है। और रिवॉल्विंग फंड मिलने के बाद अगर
फिर से ग्रुप जो है एक्टिव रहता है, पंचसूत्र का पालन करता है, रेगुलर मीटिंग करता है, रेगुलर अकाउंट है, रेगुलर डिपॉजिट है, रेगुलर जो है लैंडिंग है, रेगुलर रिकवरी है, ये सब करते हैं, रेगुलर मीटिंग करते हैं, तो उनको लोन दिया जाता है बैंकों से। और ये 6 महीने होने चाहिए। तो 6 महीने आफ्टर 6 मंथ, फॉर्मेशन के 6 मंथ के बाद इनको जो है बैंक फाइनेंस उपलब्ध होता है। तो यहाँ पर उत्तर होगा इसका आफ्टर 6 मंथ। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 14 आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है, हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप। जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप में कितने सदस्य हो सकते हैं? और आपके ऑप्शन है 2 से 10 मेंबर, 4 से 10 मेंबर, 5 से 10 मेंबर, 4 से 20 मेंबर। तो जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप में 4 से 10 मेंबर जो हैं वो हो सकते हैं। 4 से 10 मेंबर जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप में हो सकते हैं। इसका सही उत्तर है बी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 15 आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है, व्हाट इज़ द इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर खरीफ क्रॉप अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसल के लिए बीमा प्रीमियम कितना है? 1% ऑफ इंश्योर्ड अमाउंट, 2% ऑफ इंश्योर्ड अमाउंट, 2.5% ऑफ इंश्योर्ड अमाउंट, 5% ऑफ इंश्योर्ड अमाउंट। तो यहाँ पर पूछा गया खरीफ क्रॉप के लिए, और खरीफ क्रॉप के लिए जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो प्रीमियम है वो है 2% ऑफ इंश्योर्ड अमाउंट। 1.5% जो होता है रबी के लिए है, 2% जो है खरीफ के लिए है, और 5% जो है एनुअल क्रॉप के लिए है। तो यहाँ पर सही उत्तर है 2% ऑफ इंश्योर्ड अमाउंट। चलिए अब बात करते हैं सवाल नंबर 16 आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है, व्हाट इज़ द सब्सिडी अवेलेबल टू ST, SC एंड वुमेन बेनिफिशरी फॉर एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर फाइनेंस। एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस सेंटर जो फाइनेंस होता है, इसमें स्पेशल कैटेगरी के जो बेनिफिशरीज हैं उनको कितना सब्सिडी होता है प्रोजेक्ट कास्ट का? और इसके ऑप्शन दिए हैं 15% ऑफ प्रोजेक्ट कास्ट, 25% ऑफ प्रोजेक्ट कास्ट, 36% ऑफ प्रोजेक्ट कास्ट, 44% ऑफ प्रोजेक्ट कास्ट। तो यहाँ पर देखिए एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस सेंटर में इंडिविजुअल को 20 लाख, एक्सट्रीमली सक्सेसफुल के लिए 25 लाख, ग्रुप में 1 करोड़ तक के लोन दिए जाते हैं। और इसमें जो स्पेशल कैटेगरी के लिए सब्सिडी दिया गया उसका सही उत्तर होगा 44% ऑफ प्रोजेक्ट कास्ट। और अगर इसमें नॉर्मल कैटेगरी के लिए सब्सिडी बोला जाए तो यहाँ 36% है, लेकिन स्पेशल कैटेगरी ST, ST वुमेन बेनिफिशरी के लिए 44% ऑफ प्रोजेक्ट कास्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 17 आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एज पर NI एक्ट 1881। निम्नलिखित में से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट नहीं है, इनमें से कौन? प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, बिल ऑफ लेडिंग। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो इंस्ट्रूमेंट है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है? और यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है बिल ऑफ लेडिंग। बिल ऑफ लेडिंग नहीं है। प्रोमिसरी नोट भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, बिल ऑफ एक्सचेंज भी है और चेक भी है, लेकिन बिल ऑफ लेडिंग यहाँ पर NI एक्ट के तहत नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट नहीं है। चलिए अब बात करते हैं सवाल नंबर 18 आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है, चेक विच इज़ एन इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट एंड इज़ लीगली वैलिड इज़ कॉल्ड। एक चेक जो है इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट है और लीगली वैलिड है उसको बोलते हैं इंश्योर्ड इंस्ट्रूमेंट। इंश्योर्ड इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, अर्धलिखित इंस्ट्रूमेंट जिसको बोलते हैं, और लीगली वैलिड है तो उसको बोलते हैं अर्धलिखित चेक बोलते हैं, इनकोर्ट इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 19 आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मटेरियल अल्ट्रेशन। जो मैंने अभी 18 नंबर सवाल आपसे डिस्कस किए वो सवाल भी काफ़ी एग्जाम में आ रहे हैं, और ये सवाल भी जो मटेरियल अल्ट्रेशन से रिलेटेड सवाल है वो तो देखा जाए तो हर एग्ज़ाम में एक सवाल आ रहा है कि इनमें से मटेरियल अल्ट्रेशन कौन सा नहीं है। ये सवाल आ रहा है, कॉमन सवाल है और इसकी TRP अच्छी है। तो आप समझिए इसमें कि मटेरियल अल्ट्रेशन कौन सा नहीं है। ऑप्शन दिए हैं बियरर चेक टू ऑर्डर चेक, जनरल क्रॉसिंग टू स्पेशल क्रॉसिंग, फिलिंग नेम्स, डेट इन ब्लैंक चेक, ऑल ऑफ दीज। अगर कोई बियरर चेक है उसको ऑर्डर चेक कर दिया तो ये मटेरियल अल्ट्रेशन नहीं है। एक जनरल क्रॉसिंग को स्पेशल क्रॉसिंग बना दिया, ये भी मटेरियल अल्ट्रेशन नहीं है। अगर कोई अर्धलिखित है, चेक में ब्लैंक है और उसमें कोई नाम पता डाल दिए तो भी मटेरियल अल्ट्रेशन नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस जो है इसका सही उत्तर होगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 20 आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है, इफ़ चेक एंड ड्रॉप बियर्स क्रॉस इट्स फेस एडिशन टू 2 पैरेलल ट्रांसवर्स लाइन मीन्स। देखिए ये सवाल तो बहुत ही पॉपुलर सवाल है
हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में हूबहू ये सवाल आ जाए। इसमें पूछा गया किसी चेक और ड्राफ्ट के बीच क्रॉस कर दिया जाए उसके फेस में 2 पैरेलल लाइन से, तो उसका मतलब क्या होता है? स्पेशल क्रॉसिंग, जनरल क्रॉसिंग, नेगेटिव क्रॉसिंग एंड नन। तो इसका सही उत्तर होगा जनरल क्रॉसिंग। तो इसका सही उत्तर होगा जनरल क्रॉसिंग। और सवाल ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्ज़ाम में आ रहा है कि जनरल क्रॉसिंग का मतलब क्या है। तो आपको 2 से 3 सेकंड लगेंगे, आप जनरल क्रॉसिंग में टिक लगा देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। चलिए अब चर्चा करते हैं। सवाल नंबर 21 आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है, इश्यूएंस ऑफ करेंसी बाय आरबीआई इज डिफाइंड इन विच एक्ट। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो करेंसी इशू करता है और इसकी परिभाषा जो है कौन से एक्ट के तहत दी गई है? और आपके ऑप्शन है अंडर सेक्शन 22 ऑफ आरबीआई एक्ट, अंडर सेक्शन 22 ऑफ बीआर एक्ट, अंडर सेक्शन 24 ऑफ आरबीआई एक्ट, अंडर सेक्शन 24 ऑफ आरबीआई एक्ट। ये दोनों रिपीट हो गया। चलिए तो इसको बात करते हैं। इसका सही उत्तर है अंडर सेक्शन 22 ऑफ आरबीआई एक्ट है। इसका सही उत्तर है अंडर सेक्शन 22 ऑफ आरबीआई एक्ट है। और ऐसे सेक्शन जो आपको दिए जाते हैं तो इनको याद रखना होता है कि इशुएंस ऑफ करेंसी कौन से सेक्शन के तहत इसे परिभाषा दी गई है। अंडर सेक्शन 22 ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के तहत इसकी में दी गई है कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है कैसे करेंसी इशू करता है। चलिए अब बात करते हैं। सवाल नंबर 22 आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है, बैंक शुड मेंटेन CRR बैलेंस विद आरबीआई इन विच आरबीआई गिव्स इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ हाउ मेनी %। बैंकों को अपने नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का कुछ हिस्सा कैश के रूप में रिजर्व बैंक के पास रखना होता है और जो पैसा जो है बैंक जो है कैश के रूप में रिजर्व बैंक या करंट अकाउंट के रूप में रखते हैं उनमें रिजर्व बैंक जो है कितना इंटरेस्ट देते हैं? 2%, 3%, 4%, 0%। जी हाँ, ये तो आप बहुत ही सरल है, आप सब जानते होंगे। इसका सही उत्तर है 0%। जो भी CRR मेंटेन किया जाता है आरबीआई के साथ उस पर जो है कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है। ये तो एक रिज़र्व रखना पड़ता है, रिज़र्व रेशियो है कि बैंकों को अपने नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी का कुछ हिस्सा जो है रिजर्व बैंक को कैश के रूप में रखना होता है और कुछ हिस्सा जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में रखना होता है, गोल्ड के रूप में रखना होता है, उसको बोलते हैं SLR। उसके बाद बचा हुआ जो अमाउंट है उसमें जो है बैंक जो है डिप्लॉय करता है लोन के रूप में या इन्वेस्टमेंट के रूप में। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 23 आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है, अनक्लेम्ड डिपॉजिट मीन्स डिपॉजिट्स इन विच नो ऑपरेशन सिंस। कौन सा खाता जो है अनक्लेम्ड डिपॉजिट कहते हैं? ऐसे खाते जिनमें ऑपरेशन ना हो। कितने साल के लिए? 2 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर, 10 ईयर। तो अनक्लेम्ड डिपॉजिट बोलते हैं ऐसे डिपॉजिट पे, खातों पे जहाँ पर कोई ऑपरेशन नहीं हुआ हो, वो 10 साल। इसका सही उत्तर है 10 साल। अगर करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है और अगर फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है तो ओवरड्यू होने के 10 साल बाद इसको बोलते हैं अनक्लेम्ड डिपॉजिट। और जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट होते हैं इनको आरबीआई को अमाउंट भेज दिए जाते हैं और डीप करके एक फंड है, डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में ये जमा हो जाते हैं। तो ये 10 साल तक अगर उनमें कोई लेन देन नहीं होता है तो इनको बोलते हैं अनक्लेम्ड डिपॉजिट। चलिए बात करते हैं। सवाल नंबर 24 आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर इन केस ऑफ डिपॉजिट अकाउंट। बैंक में डिपॉजिट खाता है किसी कस्टमर का, तो इस कंडीशन में बैंकर और कस्टमर के बीच कौन सा रिलेशन होता है? ऑप्शन है डेटर क्रेडिटर, क्रेडिटर डेटर, एजेंट प्रिंसिपल, ट्रस्टी बेनिफिशियरी। तो यहाँ पर सवाल पूछा गया बैंकर कस्टमर के बीच रिलेशनशिप, और ये जो रिलेशनशिप है बैंकर कस्टमर के बीच डिपॉजिट अकाउंट में क्या होगा? तो डिपॉजिट अकाउंट में क्या होता है? कस्टमर का पैसा बैंक के पास रहता है, तो बैंक जो है देनदार हो गया, कस्टमर जो है लेनदार हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन इसका सही होगा ए, बैंक इज डेटर एंड कस्टमर इज क्रेडिटर। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा डेटर क्रेडिटर। अगर लोन के केस में तो ये उल्टा हो जाएगा। तो अब यहाँ पर पूछा गया है बैंकर कस्टमर डिपॉजिट का, तो डेटर क्रेडिटर हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं। सवाल नंबर 25 आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है, व्हाट इज़ द कवरेज ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस ऑफ कस्टमर अंडर DICGC स्कीम। DICGC स्कीम के तहत डिपॉजिट जो कवरेज होते हैं, डिपॉजिट इंश्योरेंस होते हैं, वो कवरेज कितना है? मतलब कोई भी कस्टमर अगर बैंकों में पैसा रखता है तो उसका कितना पैसा सुरक्षित होता है, उसका इंश्योरेंस जो है बैंक कराती है। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कमीशन जो है इसको निर्धारित करती है और डिपॉजिट इंश्योरेंस का कवरेज जो है उसको देती है।
इसका प्रीमियम जो है बैंक पे करती है और 6 माही तौर पे करते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया कितना कवरेज है। ऑप्शन है 1 लाख पर डिपॉजिटर पर बैंक, 2 लाख पर डिपॉजिटर पर बैंक, 5 लाख पर डिपॉजिटर पर बैंक, 10 लाख पर डिपॉजिटर पर बैंक। ये सवाल भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि ये सवाल से जुड़ा हुआ एक सवाल ज़रूर पूछ रहा है, क्योंकि जो डिपॉजिट कवरेज है वो बढ़ाया गया है, ये अब कर दिया गया है 5 लाख, पहले ये 1 लाख था। लेकिन सवाल अभी जो आ रहा है वो आ रहा है कि 5 लाख जो डिपॉजिट कवरेज है इसको बढ़ाया गया है पर डिपॉजिटर पर बैंक, ये कब से बढ़ाया गया है। तो इसका सही उत्तर है 4 फरवरी 2020 से ये बढ़ाया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा 5 लाख पर डिपॉजिटर पर बैंक। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल की, और सवाल नंबर 26 आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम थर्ड डोज टू सेल्फ हेल्प ग्रुप फाइनेंस अंडर DNRLM। DNRLM की नई परिभाषा दी गई है। DNRLM जो है उसके ड्राइंग पावर में बदलाव हुए हैं, सैंक्शन लिमिट में बदलाव किए गए हैं। डिटेल वीडियो अवेलेबल है, आप देख लीजिएगा आपके लॉगिन सेक्शन में। तो यहाँ पर पूछा गया है मैक्सिमम थर्ड डोज कितना होगा। तो मैक्सिमम थर्ड डोज के लिए ऑप्शन दिया है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 6 लैक्स। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा 6 लैक्स। 6 लैक्स मैक्सिमम थर्ड डोज है। दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत जो थर्ड डोज दिए जाएंगे वो मैक्सिमम है 6 लैक्स। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल की, और सवाल नंबर 27 आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। व्हाट इज़ द एक्सीडेंटल इंश्योरेंस अमाउंट ऑफ प्रधानमंत्री जन धन योजना अकाउंट विद प्रीमियम रुपे कार्ड आफ्टर मार्च 2018। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के बारे में पूछा गया है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत अगर प्रीमियम कार्ड इशू हुए हैं मार्च 2018 के बाद, तो उसमें कवरेज कितना मिलेगा। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, और इसका सही उत्तर है ये 2 लैक्स। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जो रुपे कार्ड प्रीमियम जारी किए गए हैं उनमें जो एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो उनको मिलता है 2 लाख रुपया। लेकिन उसके पहले के जो कार्ड जारी हुए थे नॉन प्रीमियम कार्ड हैं उनमें कवरेज था 1 लाख। ये चेंज हुआ है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। चलिए बात करते हैं अगले सवाल की, और सवाल नंबर 28 आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम लोन लिमिट अंडर CGTMSE कवरेज फॉर रीजनल रूरल बैंक। मैक्सिमम लोन लिमिट CGTMSE कवरेज के तहत RRB के लिए कितना है। 25 लैक्स, 50 लैक्स, 100 लैक्स, 200 लैक्स। तो जो क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज जो हैं जो क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग जो CGTMSE कवरेज हैं वो रीजनल रूरल बैंक्स के लिए जो पूछा गया है, और इसका सही उत्तर है ये 50 लैक्स जो है इसका सही उत्तर है। मैक्सिमम लोन लिमिट जो है 50 लैक्स है। अगर अदर देखेंगे नेशनलाइज्ड बैंक के लिए, डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक के लिए, तो वो हो जाएंगे 200 लैक्स। और लेकिन यहाँ पूछा गया RRB के बारे में, तो यहाँ पर 50 लैक्स होगा। चलिए बढ़ते हैं, सवाल नंबर 29 आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। व्हाट इज़ द लिमिटेशन पीरियड फॉर डिमांड प्रोमिसरी नोट। डिमांड प्रोमिसरी नोट का लिमिटेशन पीरियड पूछा गया है, और ये तो मैक्सिमम TRP वाला सवाल है, हर एग्जाम में पूछा जा रहा है कि डिमांड प्रोमिसरी नोट का लिमिटेशन पीरियड कब होगा। 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ DPN, 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ DPN, 4 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ DPN, 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ DPN। जी हाँ, यहाँ पूछा गया है डिमांड प्रोमिसरी नोट का लिमिटेशन पीरियड, तो इसका सही उत्तर है जिस दिन से डिमांड प्रोमिसरी नोट लिखा गया है उससे 3 साल। 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डिमांड प्रोमिसरी नोट। 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डिमांड प्रोमिसरी नोट। चलिए अब बात करते हैं, सवाल नंबर 30 आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। व्हाट चार्ज इज क्रिएटेड इन केस ऑफ स्टॉक एज सिक्योरिटी। सिक्योरिटी अगर जो है सिक्योरिटी में स्टॉक है, उसके स्टॉक के अगेंस्ट लोन दिया गया है, तो उसमें कौन सा प्रभार दर्ज किया जाएगा। और आपके ऑप्शन है हाइपोथिकेशन, मॉर्गेज, प्लेज, लियन। जी हाँ, ये क्रिएशन ऑफ चार्ज के ऊपर सवाल जो है आ ही रहे हैं, 1 या 2 सवाल आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये भी पॉपुलर सवाल है कि अगर स्टॉक सिक्योरिटी के तौर पर रखे गए हैं तो उसमें कौन सा चार्ज क्रिएट होगा, और इसका सही उत्तर है हाइपोथिकेशन। हाइपोथिकेशन दृष्टिबंधन जिसको बोलते हैं, जिसमें मालिकाना हक भी कस्टमर का रहता है और पोजीशन में भी कस्टमर के पास रहता है, उसको बोलते हैं हाइपोथिकेशन। तो इसका सही उत्तर होगा स्टॉक जो देते हैं उसमें अगर कस्टमर के पास पोजीशन होता है उसको बोलते हैं हाइपोथिकेशन, उसमें चार्ज क्रिएट होता है।
जी हाँ दोस्तों, ये थे 30 सवाल जिस पर हम चर्चा किए और हम लोग ये जानने की कोशिश किए कि किस तरह के सवाल अभी आ रहे हैं। सवाल आपको आसान लग सकते हैं, लेकिन क्या करें, ऐसे ही सवाल आ रहे हैं, इस पर चर्चा करना था। और ऐसे सवाल के लिए चर्चा इसलिए किए हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट सवाल हैं जो आ रहे हैं, और अगर हम इस पर चर्चा करते हैं तो ये हमारे मन मस्तिष्क में बैठ जाते हैं और हम सही तरीके से एग्ज़ाम में इस सवालों को उत्तर जो है करके आते हैं। डिस्कस करने से क्या है, वो क्लिक होता है, आप निर्णय ले पाते हो और बहुत जल्दी उसका जो है पढ़ के समझ पाते हो, उस प्रश्न की मंशा को समझ पाते हैं और उसका सही उत्तर जो है निशान लगा के हम आगे बढ़ जाते हैं। हमारा समय जो है सही समय में उचित निर्णय ले पाते हैं। जी हाँ, एक बार पुनः दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। इसी तरह डेली हम लोग सवालों के साथ जो है आमना सामना करेंगे, सवालों पे चर्चा करेंगे और चर्चा के माध्यम से इतने सारे सवाल हम चर्चा कर लेंगे कि जिस दिन एग्ज़ाम होगा उस दिन हमको एग्ज़ाम बहुत सरल लगेगा। और यकीन मानिए, जितने भी साथी इसके पहले एग्ज़ाम दे के आए हैं उनका उत्साह और उमंग मुझे आज भी जो है याद आता है। उन लोग जिस तरह से एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकलते हैं, उनको लगता है कि सर सारे सवाल करके आ गए हैं। बहुत कॉन्फिडेंटली हमने सवाल किया है और बहुत अच्छे से सवाल हल किया है। सर कई लोग बोलते हैं कि सर मैं ना 15 मिनट 20 मिनट खाली बैठ गया, तो ये उनके अभ्यास का परिणाम है। अगर आप अभ्यास करते हैं, बार बार प्रश्नों को पढ़ने की कोशिश करते हैं, प्रश्नों को समझने की कोशिश करते हैं, तो यही अभ्यास जो है आपको एग्ज़ाम के दिन उसको जो है सरल तरीके से आपको एग्जामिनेशन करने के लिए और सफल बनाता है और सही तरीके से आप एग्ज़ाम दे के आते हैं। तो आप सभी की सफलता और सकुशलता की कामना करते हुए विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू सो मच।